भाई साहब सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे दिख रहे हैं कि 13 ये त्रिभुज है। अब 13 के बाद दोस्तों आप लोग देखें 3 और 4 आपस में मिलकर त्रिभुज बनाएंगे तो ये हो जाएंगे 14, 4 और 5 आपस में मिलकर ये त्रिभुज बनाएंगे तो ये हो जाएगा 15। सही है, 13 के बाद ये 14, ये 15। सही है, अब 15 के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये वाला बना 16। करेक्ट, ये 16 हो गया। अब आप लोग आगे चलिए इधर से, इसी प्रकार से ये 17 और ये 18। करेक्ट, फिर ये पूरा ये 19, यहाँ तक अपने गिन लिए हैं, 19 हो चुके हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं, 19 के बाद गिनते हैं। 19 के बाद दोस्तों आप देखिए कि 9, 10 और 11 के साथ मिलकर बनाएगा, ये हो जाएगा 20। करेक्ट है, ऐसे ही 7, 4 और 5 के साथ मिलकर बनाएगा, ये हो जाएगा 21। 21 तक आप लोग पहुंच चुके हैं। चलिए 21 हो गए, अब आगे चलते हैं। 21 के बाद अब आप देखिए ये 3 इस खाली वाले भाग और इसके साथ मिलकर त्रिभुज बना रहा। करेक्ट है, ये हो गया 22। यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं, 22 तक हो चुका है कार्यक्रम। चलिए 22 के बाद आगे देखिए और कहाँ पर बना सकते हैं। 22 के बाद ये देखिए, ये वाला दिख रहा है, ये कितने हो गया 23। 23 के बाद पूरा नीचे तक आइए, ये हो गया 24। कितना हो गया दोस्तों, ये 24 हो चुका है। 24 के बाद आगे चलते हैं। देखिए 24 के बाद दोस्तों ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 25। करेक्ट, ये 25 हो चुका है। 25 के बाद पूरा यहाँ तक ये हो चुका है 26। कितना हो चुका है भाई साहब, 26 हो चुका है। अब भाई साहब आपके पास ऑप्शन 26 से अधिक, यानी एक और अगर आपने गिन लिया तो 26 से अधिक हो जाएगा, वरना 26 तो है ही। ठीक है, आप पहुंच चुके हो, यानी इन दोनों को तो आप हटा सकते हो भाई साहब। अब बताइए ऐसा कौन सा है जो आप गिन सकते हो, ध्यान से देखिए जी। एक और गिन सकते हैं, देखिए कौन सा वाला, आप ध्यान पूर्वक देखिए। ये पूरा अगर मैं यहाँ ले आऊँ और यहाँ ले जाऊँ तो ये देखिए ये काउंटिंग हो सकती है। ऐसे ही देखिए इसकी भी काउंटिंग थी, इधर से लेके यहाँ से लेके ये पूरा ये वाला। सही है, इसके अंदर 2 और बन गए, यानी कि 28 हमारा पहुँच गया कार्यक्रम। तो वो पहुँच गया तो फिर सोचना ही क्या है भाई साहब, सोचना ही क्या है। आपका आंसर क्या है, 26 से अधिक। एक भी ज़्यादा गिन लिया तो भैया 26 से अधिक हमारा आंसर हो गया। अब आपको दोस्तों जानकर बड़ी ही अचंभा सा महसूस होगा कि 2022 ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था दोस्तों 5 मई को, उसके अंदर शिफ्ट 1 में ये प्रश्न आया था। अब आप सोचिए कि टाइम टेकिंग तो भाई साहब है, कुछ भी कह लो आप, कुछ भी कह लो दोस्तों, आपको 30 से 45 सेकंड तो लग ही रहे हैं अगर आप प्रश्न को खुद से भी आराम से एक बार में देख के काउंटिंग करोगे, गिनोगे तो। सही है, करेक्ट है, मानते हो आप इस चीज़ को। तो देखिए अगर आप 26 तक पहुँचे तो भी क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस है। आपको भैया एक भी ज़्यादा गिना तो तुरंत आपका आंसर हो गया, आपके नंबर पक्के हो गए। और आपको मैं बता दूं ये प्रश्न हार्ड नहीं था, लेकिन टाइम टेकिंग जरूर था। और आपको जानकर बड़ा ही अचंभा होगा कि मात्र 6% लोग बच्चे, ये क्वेश्चन जो आया था ना, सिर्फ 6% बच्चों ने सही आंसर दिया था इस प्रश्न को। यानी कि जब इसकी नॉर्मलाइजेशन के लिए मार्किंग हो रही थी तब भाई साहब इसको ऊपर से दोस्तों 6ठे नंबर पे रखा गया था। और सिर्फ 6%, लगभग 6.6 है ना, 6.6% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था, पूरे एंटायर जितने भी उस शिफ्ट में बच्चे थे उनमें। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा। सर 180 नंबर की जेल प्रहरी की रीजनिंग है। मेरे भाई देख, जेल प्रहरी के लिए करना है ना, ये सफिशिएंट है। ठीक है, मुझे पता है 45 क्वेश्चन आपके आने हैं और 180 नंबर का खेल होना है। आप 180 के 180 नंबर लेके आओगे, मैं ओपनली बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, आप बस डेडिकेशन के साथ में बने रहिए, चीज़ों को सीखते जाइए। चलिए बनाइए दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करना आता है? इसको बोला जाता है रिपीटेड सीरीज। और इसके प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप काउंटिंग कर लो कि इसके अंदर कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 लेटर। यहाँ पे जो मुझे लेटर्स दिख रहे हैं दोस्तों वो 27 लेटर दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं भाई साहब? 27 लेटर। करेक्ट, सही है। तो ऑब्वियस ही बात है, अब देखो 27 लेटर हैं, तो 27 में दोस्तों आप खुद दिमाग लगाइए किसका भाग लगेगा। एक तो 3 का भाग लग सकता है और 9। क्या इसके अलावा और कोई संख्या है जिसका भाग लग सकता है? या तो 3 का भाग लग सकता है या 9 का भाग लग सकता है। करेक्ट है। तो सबसे बड़े वाले से अगर मैं स्टार्ट करूं, ठीक है, 3 3 6 3 3 9, फिर ऐसे ही 3 3 6 3 3 9। करेक्ट, सही है। अब आप कंपैरिजन कर लो, क्या आ रहा है? mn आ रहा है, तो ये mn, इधर mn o लो, डबल ओ हो गया, mn डबल ओ डबल p o n m, लीजिए mn डबल ओ डबल p o n m, लीजिए कंपैरिजन कर लिया हमने, सारे मैच कर गए। अब आप खुद देख लीजिए क्या आंसर बनेगा। ओ से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, OPO। अब OPO से अगर हमारा आंसर स्टार्ट होना है, यानी ये आंसर बनने वाला है। OPO के बाद M आ रहा है, तो OPO के बाद M इस ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ तो N आ रहा था तो इसको हटा दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। मेरे भाइयों, पहली बार हमें देखने को मिला था एक नया प्रश्न। हम जिसकी बात करते हैं ना कि सर लेटेस्ट पैटर्न कौन से हैं, लेटेस्ट बहुत सी बार आप पूछते हो कि सर आप हर बार बोलते हो कि लेटेस्ट पैटर्न, तो आखिर वो लेटेस्ट पैटर्न हैं कौन से? ये रहे वो लेटेस्ट पैटर्न जो अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिले। पहली बार ग्रुप डी के अंदर हमें ट्रायंगुलर पजल देखने को मिली, जिसको अपन सिटिंग अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आने वाले समय में दोबारा से रेलवे के एग्जाम्स में ट्रायंगुलर जो है सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आ सकता। ये उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आज तक आपने सर्कुलर टेबल देखी है, स्क्वायर टेबल के क्वेश्चन भी करें, आयताकार टेबल के क्वेश्चन भी करें। आपको मैंने बताया था कि एक बार हेक्सागोन टेबल भी आई थी, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगुलर टेबल दे रखी है। टेबल को ध्यान से देख लो क्या क्या बोला है। 6 व्यक्ति हैं, कौन कौन से? A B C D E और F। एक त्रिभुजाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 3 व्यक्ति मेज के कोने पर बैठे हैं और 3 व्यक्ति मेज की भुजाओं के मध्य में बैठते हैं। सभी व्यक्तियों का मुख मेज में केंद्र की ओर है। तो यहाँ तक की रामायण तो सिर्फ और सिर्फ डाटा आपको बताने के लिए है कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन बोला क्या है कि 3 व्यक्ति तो बैठे हैं कॉर्नर पर, ये कोने हो गए, और 3 व्यक्ति बैठे हैं भुजाओं के मध्य में। देख सारे कहाँ रहे हैं? सेंटर की तरफ। कुछ नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। एक तरीके से यूं समझ लो मेरे भाई, आपके पास सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है और सिर्फ ये बोला है कि 6 लोग हैं और सेंटर की तरफ बैठा है। सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए उसने इस बार ट्रायंगुलर टेबल दे दी, और बहुत सारे बच्चे सोचने लग जाएंगे कि क्वेश्चन हार्ड है, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू सा है। ध्यान से देखना, अब पढ़ना भाई साहब, करना क्वेश्चन को। F C के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, B F के बगल में बैठा है, A और D के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, A और E के बीच कम से कम 1 व्यक्ति बैठा है, D मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। देखिए, क्योंकि हमें यही तो पहचानना था ना सबसे पहले कि कौन कोने पर बैठा है, कौन भुजा के बीच में बैठा है। तो भाई साहब अभी तक की जितनी भी रामायण पढ़ी, किसी से ये नहीं पता चल रहा कि कौन कोने पर बैठा है। लेकिन हाँ भाई साहब, अब यहां से आप देख लीजिए, इस लाइन से क्लियर हुआ कि डी मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। और कोने पर अगर डी नहीं आएगा तो इसका मतलब डी भुजा के बीच में आएगा, चाहे वो इस भुजा पे हो, चाहे वो इस पे हो या इस पे हो, कहीं पर भी हो। ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्या बोला उसने? ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो देखिए, 2 व्यक्ति चाहे इधर से गिनो, 2 व्यक्ति चाहे इधर से गिनो, 100% ए तो यहाँ आएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी लाइन को उठाना है जिससे हम अरेंजमेंट सही कर पाए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन की लेंथ देखकर सोचते हैं कि छोड़ दें, जबकि ये सबसे लल्लू प्रश्न है। ये फ्री फोकट के नंबर हैं जो आपको दिए के जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, डी को यहाँ बिठाया, 2 व्यक्ति इधर से छोड़ा, ए बिठाया, 2 व्यक्ति इधर से छोड़ा, ए बिठाया, खत्म हो गया। अब अगली लाइन क्या थी? ए और ई के बीच में कम से कम 1 व्यक्ति बैठा होना ही चाहिए। कम से कम 1 व्यक्ति, दोनों ओर से, कहीं से भी गिन लो आप। ए और ई के बीच में 1 व्यक्ति तो कम से कम होगा। ठीक है, करेक्ट है। देखो, या तो ई यहाँ आएगा या तो ई यहाँ आएगा, यही पॉसिबल है, और तो कोई केस है नहीं। थोड़ा दिमाग लगाएं आप। देखिए, ये अरेंजमेंट है,
ध्यान से देखिएगा, सही है, इसको देखना भाई, मज़ा आएगा अब आपको। करेक्ट है। दोनों कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको मैं 2 बार बना रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देख लीजिए। देखिए डी यहाँ बैठा है, ए यहाँ बैठा है। अब आप ये कह सकते हो ना इजीली कि सर एक व्यक्ति छोड़ के ई तो हो सकता है यहाँ बैठा हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है एक व्यक्ति छोड़ के ई यहाँ भी तो आ सकता है, कम से कम एक तो होगा ही। करेक्ट है, सही है। अब आगे क्या बोला था उसने, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे बोला है कि एफ सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? एफ किसके? सी के। सी के दाएं से दूसरे स्थान पर। तो अब आप देखिए दोस्तों, ये सी है, सी का दायां पहला, दायां दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? एफ। एफ सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। करेक्ट है। एफ सी के दाएं से दूसरे स्थान पर यहां बैठी है। बचा कौन लास्ट में जो अभी तक नहीं आया है? आप देखिए हमारा कहीं पर भी बी दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने बी को यहां बना दिया और इस केस के हिसाब से बी को यहां बना दिया। अब हमसे सिर्फ इतना सा पूछा है, हमें बस इतना बता दो, इस लाइन को ध्यान से पढ़ लेना कि बी एफ के बगल में बैठा होना चाहिए था। बी कहाँ बैठा होना चाहिए था? एफ के बगल में। कौन से केस में दिख रहा है तुम्हें बी एफ के बगल में? ये रहा बी, ये रहा एफ, ये दोनों बगल में है, यानी ये अरेंजमेंट सही है। क्या यहाँ पर बी और एफ एक दूसरे के बगल में हैं? जी नहीं, तो ये हो गया रॉन्ग, यानी हमारा अरेंजमेंट ये वाला सही है। अब आप पढ़ लो, ए के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है? तो ए के ठीक दाएं एफ बैठा हुआ है। ए के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है? ए के ठीक दाएं एफ बैठा हुआ। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करा दूं जिसमें आपको मजा आए, तो मेरे भाई ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब मैं पेपर सेट की बात करता हूं तो मैं उस पूरे पेपर सेट की बात करता हूं जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम में हूबहू छपके दिखने वाला है क्वेश्चनों के साथ में। अब चाहे वो सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके एनालॉजी के प्रश्न हो, या फिर आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न हो, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न हो, या डायरेक्शन डिस्टेंस हो, या फिर दोस्तों क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चन हो, डाइस के क्वेश्चन हो, पेपर पूरा वही दिखेगा जो एग्जाम में आता है। मेरी आदत ही नहीं है कि मैं तुम्हें सिर्फ 5 टॉपिक लेके चलूं और सिर्फ उसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे वो कैसे भी प्रश्न हो। यहां पर दोस्तों प्रश्न दिया था हमें कि 12 अप्रैल 2020 को रविवार था, तो 12 अप्रैल 2028 को क्या होगा? क्या आपको इस प्रश्न में वास्तव में पेन चलाने की जरूरत है? ईमानदारी से आप अपने आप से पूछिए एक बार, ठीक है? क्या ये प्रश्न मैंने आपको पहले नहीं सिखाए हैं कि इस तरीके के प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है? जब तारीख और महीना दोनों समान होते हैं तो क्या उनका कोई रोल रह जाता है? ये बताओ आप। ये देखिए डेट और मंथ सेम है तो इनका कोई रोल ही नहीं है, हटा दो इनको। सिर्फ हमें ये गैप देखना था कि 2020 से 2028 पर जा रहे हैं, कितने साल का अंतर है? 8 साल का अंतर। अब आप देखिए कि जब हम अप्रैल की 2020 लेते हैं, क्योंकि 2020 एक लीप वर्ष है, लेकिन काउंटिंग अप्रैल से हुई है, इसीलिए भाई साहब फरवरी की काउंटिंग इसमें नहीं हुई है। लेकिन भाई साहब 2020 के बाद 2024 एक ऐसा लीप ईयर है जिसके अंदर 29 की फरवरी काउंटिंग में होगी, और जब हम 12 अप्रैल 2028 तक जाएंगे तो उसकी भी 29 की फरवरी जो आएगी, लीप वर्ष में 29 की फरवरी होती है, एक्स्ट्रा दिन होता है, तो भैया उसके 2 दिन और एक्स्ट्रा ऐड होंगे, यानी कुल मिला के हमें 8 और 2 10 दिन का गैप देखना है। अब हमें पता है कि हर 7 दिन बाद सेम डे आता है, तो 7 दिन क्योंकि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद फिर से सोमवार होगा। अगर मान लीजिए आज शुक्रवार है तो 7 दिन बाद फिर से शुक्रवार होगा। तो जब 10 दिन एक्स्ट्रा हैं उसमें 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। तो कुल मिला के संडे में 3 ऐड कर देना था। आपका आंसर आ चुका है वेडनेसडे। क्या आंसर आ चुका है? वेडनेसडे। अब एक बात बताओ कि ये जो रामायण मैंने लिखी, तो क्या आपको वास्तव में लिखने की आवश्यकता थी? क्या आपको वास्तव में लिखने की आवश्यकता थी? नहीं थी। आपको सीधा ये देखना था, अच्छा 12 अप्रैल 2020, 12 अप्रैल 2028, 20 से 28 8 साल का गैप, 20 अप्रैल काउंटिंग में आएगा नहीं, लेकिन 2024 और 2028 की 29 फरवरी काउंटिंग में आएगी, यानी 10 दिन हो गए। 10 में से 7 हटा दिए, बचे 3, संडे प्लस 3 वेडनेसडे। क्यों करना है? पेन चलाना ही क्यों है? चलाने की आवश्यकता ही नहीं। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे में पूछा जाने वाला वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट क्वेश्चन। अगर मैं भी एग्जामिनर होता तो तुम्हें 100% ऐसे प्रश्नों की भरमार देता, ठीक है? ध्यान पूर्वक देख लेना। बीच वाला मिसिंग है, दिख रहा है आपको? बीच वाला नंबर मिस कर दिया है उसने। अब वहां पे क्या आएगा हमें नहीं पता।
सर बॉक्स पजल, फ्लोर पजल बहुत ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में। जी बिल्कुल दोस्तों, ग्रुप डी, रेलवे, जेई अभी आपने देखा, आपने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देखा, सब में आया है वो तो। जी बिल्कुल, सब में दोस्तों आपने देखा है। अभी कराऊंगा मैं आपको, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको फ्लोर पजल, बॉक्स पजल सब कराऊंगा, टेंशन मत लो आप। तो दोस्तों बहुत सारे लोग प्रश्न को देखकर धराशायी जरूर हो गए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर आखिर क्या ही हो सकता है। देखो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ पे देखो क्या दे रखे हैं, सारे के सारे लेटर हैं, तो आना तो यहाँ पे लेटर ही। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। हमें इसको निकालना है, तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इन दो नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। आखिर इसको अगर P को निकालना है तो इन दोनों का यूज़ हो सकता है, अगर V को निकालना है तो इन दोनों का यूज़ हो सकता है। जैसे लास्ट वाले को देखते हैं, एक 418 नंबर दे रखा है और हमें 19 दे रखा है। अगर मैं भाग लगा कर देखूँ तो कितना आ रहा है, 19 दूनी होता है 38, करेक्ट है दोस्तों। बचेगा कितना, 3, 3 और 8 38, फिर से आया 19 दूनी 38, खत्म हो चुकी है पिक्चर। 22 पे कौन आता है, क्रमांक पता है ना, कौन सा लेटर कौन से नंबर पे होता है, जल्दी से बताओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको क्रमांक का पता है, ई, जे, ओ, टी और वाई। ई जो टी वाला कंसेप्ट मुझे नहीं लगता आप में से कोई भूल पाएगा, सभी को पता होगा। तो टी आता है 20 पे, तो टी के बाद यू वी, यानी वी आ गया 22 पे। तो इसी प्रकार से दोस्तों फटाफट से चेक कर लीजिए क्या बनने वाला है। 378 है और नीचे 27 है भाई साहब, ठीक है। 9 से काट लें क्या, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 1 और 8 18, 9 दूनी 18। फिर इसको काट लो भैया 42 को, तो 14 तिया 42। तो 14 नंबर पे कौन आता है, जल्दी से बता दो भाई साहब। 14 पे कौन आता है, एन आता है ना, खत्म हो गई पिक्चर, एन आपका आंसर आ गया। क्या था दोस्तों, एन अपना आंसर आ चुका है, ए ऑप्शन। ईमानदारी से बताएंगे कितने बच्चों का आया, कितने बच्चों को आया भाई साहब ये प्रश्न एक ही बार में। मैं क्यों बोल रहा हूँ एक ही बार में आया, क्योंकि भैया अगर एक बार में नहीं आया और दोबारा आपने उसी प्रश्न को समय दिया तो वो हो जाता है टाइम वेस्ट, और यहाँ सारा खेल ही तो टाइम का है। समझ में आ रही है बात। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हैप्पी न्यू ईयर भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। भगवान करे जितने भी बच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को जिन्होंने झोंक दिया है, उन सब के सिलेक्शन हो जाए। और भाई साहब मैं तुम्हें पर्सनली टिकट्स भेजूं और फिर तुम मिलने आओ, मजा तब है। सही है कि नहीं, करेक्ट है। तो बताओ भाई साहब, उड़ा देंगे दोस्तों। जो बराबर का साइन होता है वो एक ही चीज होती है, ठीक है। जो बराबर का साइन होता है वो तो एक ही चीज होती है, चाहे के लिखो एन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें रिलेशन एम और आर के बीच में चाहिए। एम मेरा यहाँ पर है इस वाले सेंटेंस में, आर मेरा यहाँ पर है, ये अलग सेंटेंस। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, आप बताइए। ऐसा कौन है जो कॉमन है, जी दोनों के लिए कॉमन है। तो जी का पहले आर के साथ अगर रिलेशन देखोगे तो क्या बनेगा कि जी बड़ा है आर से, ठीक है। जी का एम के साथ रिलेशन देखोगे तो आप बोलोगे कि एम बड़ा है जी से, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो क्या एम आर से बड़ा है, जी हाँ सर एम आर से बड़ा है। अब हमें जेड और टी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो पहले तो जेड का जी के साथ रिलेशन देखो, जी बड़ा है जेड से। अब यहां पर देखना दोस्तों, करेक्ट है। टी का जी के साथ क्या रिलेशन है, टी बड़ा है जी से। तो क्या टी बड़ा है जेड से, जी हाँ टी बड़ा है जेड से। आगे चलिए, डी और के बीच में, डी यहां है के यहां है, तो के का जी के साथ क्या रिलेशन है, के बड़ा है जी से, करेक्ट है। टी का जी के साथ क्या रिलेशन है, टी बड़ा है जी से, करेक्ट। तो बताइए क्या डी के से बड़ा है, सॉरी डी बड़ा है जी से, सॉरी डी बड़ा और बराबर है जी से, सॉरी। अब बताइए, दोनों तरफ चिन्ह परिवर्तित हो चुके हैं, ये देखिए चिन्ह अलग अलग हो गए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। क्या आंसर बना, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ए ऑप्शन। दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो रेलवे में पूछे जाते हैं। अगर हनी का कोड दोस्तों आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 19, 12, 13, 22 और 2, तो आप मुझे बताइए क्या डायरेक्टली मैं क्या इस प्रश्न को उड़ा सकता हूँ।
H 8 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 25 पे आता है, सही है। तो देखिए इनका सम देखिए 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 8 और 19 27, 15 और 12 27, 14 और 13 27, ये देखिए 5 और 22 27, 25 और 2 27, करेक्ट है। तो इसका मतलब अपोजिट दे रखे हैं। याद रखिएगा किसी भी लेटर का अपोजिट नंबर जो होता है वो हमेशा 27 में से माइनस करने के बाद आता है। तो जैसे C 3 में है, तो 3 में क्या जोड़ें भाई साहब कि 27 बन जाए, बताओ 3 में क्या जोड़े कि 27 बन जाए, 24 जोड़ना पड़ेगा, सही है। हमारा आंसर 24 से स्टार्ट होगा, यानी ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। फिर है R आता है 18 पे, सही है। 18 में क्या जोड़े कि 27 बन जाए, 9 जोड़ना पड़ेगा, यानी 24 के बाद 9 आना चाहिए। 24 के बाद 9 इसी ऑप्शन में आ रहा है और बाकी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या बना, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके बताइए, उड़ा दीजिए, एकदम गोली की स्पीड से आंसर आने चाहिए आपके। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अभिषेक, प्रिया, आशुतोष, अंकित, अमन, सभी लोगों का स्वागत है भाई, जल्दी से बनाएंगे। गलती मत कर देना, आंखें खोल के देख लो भैया। ये एक आयत है जिसके पास से एक लाइन गुजर रही है ऐसी, है ना, तो इसको ट्राइंगल मत गिन लेना। ये ट्राइंगल नहीं है, ये वाला ट्राइंगल नहीं है, आप इसको ट्राइंगल मत ले लेना मेरे भाई। ये लाइन ऐसे जा रही है ना, तो आप कहीं इसको ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल नहीं है, ये थोड़ा पास से है लाइन, देखिए पास से, पहले ही समझा देता हूँ आपको। तो चलिए जो डायरेक्टली गिन रहे हैं उनको गिन लीजिए, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 तो वो हैं जो डायरेक्टली दिख रहे हैं, सही है। 5 तो वो हैं जो भाई साहब डायरेक्टली गिने हैं आपने, 1 2 3 4 5, इनमें तो कोई दो राय नहीं। अब 5 के बाद दोस्तों आप लोग देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है क्वेश्चन। ये 5 जो है, ये खाली वाला भाग और 2, 5 खाली वाला भाग और 2, ये भाई साहब ट्राइंगल बना रहा है एक। ये हो गए 6 हो चुके हैं। 6 के बाद अब आप देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, अच्छे से देखना है एक बार। 6 के बाद 3 इस पड़ोस वाले के साथ, नीचे इधर वाले के साथ, ये ट्राइंगल बना, ये हो गया 7 हो गया। 7 के बाद अब आगे देखिएगा, ये पूरा बड़ा वाला, ये हो गया 8 हो चुका है, ठीक है, करेक्ट। आगे चलते हैं, 8 के बाद आगे चलते हैं। ये वाला जो खाली वाला, ये खाली वाला जो भाग है, इस 3 के साथ मिलकर ट्राइंगल बना रहा है। ये देखिए, ये कितना हो गया, 9 हो गया, करेक्ट है, सही है, इसमें कोई दो राय है नहीं, करेक्ट, 9 हो चुका है। इसके अलावा बताइए, 9 के अलावा बताइए और कौन सा बन रहा है। 9 के अलावा मुझे बताइए कौन सा बनेगा। और 10 आंसर आ रहा है काफ़ी सारे लोगों को, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का 10 आ रहा है और कुछ लोगों का 9 भी आ रहा है। अरे अभी तो भैया काउंटिंग चालू है, अभी रोका थोड़ी है। ये कितने हुए हैं अभी तक, 9 हुए। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस 2 को देखिए, इस बीच वाले खाली वाले भाग को देखिए, इस 3 को देखिए, क्या ये तीनों मिलकर नहीं बना रहे। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला बन रहा है। तो 10 और 10 से ऊपर तो फिर नंबर भी नहीं है, तो काहे सोचना अब आगे। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, फटाफट से देखिएगा। प्रश्न आपके पास में है, घंटे और मिनट की सुई के बीच में 3:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, करेक्ट है, और वो भी दक्षिणावर्त दिशा में लेने पर, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब तो समझते हो ना, घड़ी की दिशा।
तो देखना इधर भाई, घड़ी की दिशा में पहले तो देखो 3:20 बनेगा कहाँ, बड़ी वाली सुई तो 4 पे, छोटी वाली सुई थोड़ी इधर होगी। अब भाई साहब कहाँ से, घंटे की सुई से लेना है, यानी इतना सा एंगल हमें दिखाना है। घंटे की सुई से मिनट वाली सुई की तरफ जाते हुए एंगल निकालना। तो हम जानते हैं थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। दोस्तों ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई है, ठीक है ना, करेक्ट है। मिनट की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो 20 अगर यहाँ रखूँगा मैं, सोचिए 20 अगर मैंने यहाँ रखा तो ये बनेगा 10, ठीक है, ये 3 रख दिया इधर। तो 10 इंटू 11 ये हो गया 110 माइनस ये हो जाएगा 90, तो टोटल कितना आया 20 डिग्री का डिफरेंस आया। ये आपका आंसर आ गया आपका आंसर, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में, इस सेट का बताइए क्या आंसर आएगा, बताओ भाई साहब। थोड़ी आराम से आंखें खोल के एकदम अलर्ट मोड में। भैया 45 का मल्टीपल 180 होता है, 45 दूनी 90 और 45 चौके 180, करेक्ट, सही है। और यहाँ पर 180 से 162 तो तभी होगा जब 18 माइनस कर दें। तो करो भैया 18 माइनस, देखो कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है क्या किसी में? जी बिल्कुल हो रहा है। देखिए इधर 28 इंटू 4 112, 112 माइनस 18 दोस्तों 94, डी ऑप्शन में। ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि यहाँ क्लियरली पता लग रहा है कि मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है देन माइनस 18 हो रहा है, सही है, करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, 4 संख्याएं दोस्तों आपको दे दी गई हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा अलग है, ठीक है। अब भाई साहब ये देखिए, कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, रीजनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैथ्स की भी काम कर जाती हैं, सही है कि नहीं। इनको देखिएगा, इन नंबर्स को देखिएगा एक बार, ये 4 नंबर आपको दे दिए हैं, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि कौन सा अलग है। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते, यानी आपको 2 का भाग लगाना, 3 का भाग लगाना, 5 का भाग लगाना, 7 का, 11 का, 17 का, इनके भाग लगाने नहीं आते, तो भाई साहब दिक्कत और समस्या आपको आगे भी झेलनी पड़ सकती हैं। जैसे क्लियरली पता लग रहा है कि 51 3 से डिविजिबल होता है, तो 9 भी 3 से डिविजिबल होता है, तो ये संख्या तो डिविजिबल है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब 517 क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है? 8 और 5 13, 13 3 39, 18, 4999 में तो किसी का भी भाग नहीं जाएगा, 100% श्योर, ठीक है। बची ये 2 संख्या हैं, और जहाँ तक यहाँ भी समझ में आ रहा है 7 7 49 में 14, 7 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 18 19 और 4 23, 23 दूनी 46, बचा 3 और 1 31, 23 7 और 79, 23 का भी नहीं जा रहा इसमें भैया। आगे इसका ये भी, इसका मतलब दोस्तों बस यही अलग बनेगी, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये डिविजिबल हो रही है ना, 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। बाकी सब क्या है, प्राइम नंबर है, बाकी सारी डिजिट्स क्या है, प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्याएं हैं, वे संख्याएं जो अपने आप से, ठीक है, और 1 से ही विभाजित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं। चलिए आगे दोस्तों आपके फेवरेट क्वेश्चंस की तरफ ध्यानपूर्वक अच्छे से देखेंगे, है ना, ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि बॉक्स पजल भाई साहब वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है एग्जामिनर का, उसको इतना लगाव हो गया है भाई साहब इस प्रश्न से कि क्या ही बोलूँ मैं। हालांकि बॉक्स दे रखे हैं, लेकिन ये बॉक्स पजल नहीं है, प्रश्न को ढंग से पढ़ लो, ये वजन से संबंधित है, यानी ये रैंकिंग का प्रश्न है। तो बी सी ई एफ जी और आई के वजन अलग अलग दे रखे हैं, अधिकतम 2 बॉक्स का वजन बी से अधिक है। बी से अधिक क्या बोला है, अधिकतम 2 बॉक्स का वजन बी से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ तो 1 बॉक्स का वजन बी से अधिक है, यहाँ भी 1 ही बॉक्स का वजन बी से अधिक है, यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स का वजन बी से अधिक है, ठीक है। केवल 2 बॉक्स का वजन ई से कम है, ई से कम केवल 2 ही बॉक्स होने चाहिए, केवल 2 बॉक्सों का वजन ई से कम हो। जी बिल्कुल, ई सब में कांस्टेंट है यहाँ पर,
ठीक है, इन दोनों में, करेक्ट। आगे देखिए, I का वजन F से अधिक है, C का वजन G से अधिक है, ठीक है, लेकिन F से कम है। C का वजन G से अधिक है, C का वजन G से अधिक है, लेकिन F से क्या है, कम है। और उसने आगे बोला था I का वजन F से अधिक है। लो भैया, I का वजन F से अधिक है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ अब अच्छे से। टोटल 6 ही बॉक्स थे, तो 1 2 3 4 5 6, तो बीच में एक ही तो आएगा, यानी कि सिर्फ साइन यही रहने वाला है। तो मैं अगर उसको इस प्रकार से बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे, ये E, फिर ये और फिर ये, ठीक। अब हमें इनको अरेंज करना है भाई साहब, तो 2 लोग तो आगे आ जाएंगे, I और F यहाँ आ जाएगा, C यहाँ चल जाएगा, G यहाँ चल जाएगा। तो बताइए, F का वजन B से अधिक है, F का वजन B से अधिक था, तो प्रोसेस ये वाला बन गया। कौन से ऑप्शन में दे रखा है बताओ, I F B E C G, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, कितने बच्चे सिर्फ प्रश्न को देखकर छोड़ देंगे, ये बताइए। ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रश्न को देखकर कहेंगे कि हटाओ, कौन निकालने बैठेगा। सबसे इजी प्रश्न है। रीजनिंग के अंदर जो प्रश्न सबसे खतरनाक दिखेंगे ना, वो उतने ही आसान लॉजिक्स के साथ में सोल्व होने वाले होंगे, ये बात ध्यान की। आगे देखने पर ऐसा लग रहा है भैया 6 डिजिट, पर यहाँ 5 डिजिट हो गई, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया कि संख्या कम होती जा रही है। और जब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हो आप, तो ऑब्वियस ही बात है, डिवाइड ही तो करते हो, है क्या करते हो, और डिवाइड ही तो करते हो तुम। 28 दूनी 56 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि डिवाइड बाय 2 हो रखा हो। तो ऑटोमेटिकली समझ में आ गया, अगला वाला क्या होगा, डिवाइड बाय 3। यहाँ से यहाँ गए होंगे तो क्या किया होगा, डिवाइड बाय 4। ऑटोमेटिकली प्रोसेस समझ में आ जाता है। यहाँ आता है डिवाइड बाय 5, नेक्स्ट डिवाइड बाय 6, ये चल रहा है डिवाइड बाय 7। तो चलिए 672 में 4 का भाग लगाइए, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 27, 4 छंग 24, और 4 8 32। तो कितना हो गया, 168 आपका आंसर आ चुका। लीजिए अगला प्रश्न दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। आप ये मत सोचना कि सर ये पेपर सेट हमें थोड़ा सा टफ लग रहा है, टफ नहीं है, टाइम टेकिंग है। इसको आप टफ की श्रेणी में नहीं रख सकते, इसको आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में समय लग रहा है, आप उस श्रेणी में रख सकते हो। बात समझ में आ रही है। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा दोस्तों, दिल से लाइक कर दीजिए ईमानदारी से, और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ में। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए, चुन चुन कर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। आप देख लें कि कैसा लेवल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और आपसे बनेगा कि नहीं। हमें यहाँ पर 3 नंबर दिख रहे हैं और एक ये नंबर नीचे है, 3 नंबर 1 नंबर नीचे है। अब ये 3 नंबर 1 नंबर नीचे होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो कुल मिला के आप ये भी कह सकते हो कि इन नंबरों का यूज़ करके ये बनाए, इन तीनों नंबरों का यूज़ करके 117 बनाए, इन तीनों नंबरों का यूज़ करके क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा ये बनाए। तो चलिए 6 कैसे आएगा बताइए। बहुत सिंपल लग रहा है मुझे। अगर भैया 15 का भाग लगा दे दिया है 60 में तो आएगा 4, फिर 4 का भाग 24 में लगा दिया जाए तो आएगा 6। सही है। पैंतालीस बटा 5, 1/9 ना भाई साहब, 13 नाम का 117। यहाँ तो उटपटांग कुछ भी दे रखा है, मतलब हैं, दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये कह सकते हैं कि इन संख्याओं में डिवाइड हो रहा है। बड़ी संख्या, जिस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया गया, इन दोनों नंबर्स में देखिएगा। तो जैसे 60 में मैं 15 का भाग लगा दूँ तो आएगा 4, सही है। फिर लेकिन 24 में अगर 4 का भाग लगा दूँ तो आएगा 6। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं हो रही ना, यहाँ ऐसा लग रहा है कि 45 में भाई साहब 5 का भाग लगाओगे तो आएगा 9, लेकिन ये तो गुणा करने पर आ रहा है। 9 को 13 से गुणा करेंगे तब आएगा 117। तो अब यहाँ पर क्या माने कि क्या आना चाहिए भाई, 2 का भाग लगाएंगे 18 में, तो इस हिसाब से तो दोस्तों क्या आएगा, आप सोच सकते हैं 9, फिर 9 को 9 से गुणा करूँ तो 81 आना चाहिए। करेक्ट है, क्या कहते हो, सही है। तो समझ में नहीं आई चीज़ें, मतलब समझ के बाहर हैं कि आखिर क्या हुआ होगा।
क्योंकि यहाँ अलग लॉजिक लग रहा है, यहाँ अलग लॉजिक लग रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। लॉजिक अगर लगेगा तो सेम लॉजिक लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अलग अलग लॉजिक तो लग ही नहीं सकते। तो देखिए एक और तरीका मैं ढूंढता हूँ कि जैसे 15 और 24 हैं भाई, ये निकालना है मुझे, यहाँ से ये निकालना है, यहाँ पे ये निकालना है, तो सेम लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं भाई साहब। मान लो इनको गुणा किया और ये डिवाइड किया, तो देखिए आप अगर इसको काटें तो 24 को अगर दोस्तों हम लोग देख लें, हम काट सकते हैं 6 से, 6 चौका 24 और 6 दाएँ 60, सही है। फिर 4 को काट दीजिए 2 बार, ये 5 बार, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, तो 3 दूनी 6 बिल्कुल आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्या दे रखा है, 45 × 13 डिवाइड कर दूं मैं 5 से, तो बिल्कुल 5 से 45 कट जाएगा 9 बार, तो ये आ गया 117। चलिए आगे देखिए अब क्या दिया था, 18 × 9, इसमें भाग लगाएं 2 का, तो ये 9 बार, 9 नाम का 81, बिल्कुल 81 आपका आंसर आ चुका है। ये फाइनल आंसर, यानी दोनों संख्याओं को गुणा किया है, डिवाइड बाय थर्ड नंबर। दोस्तों आपकी धज्जियां उड़ाने के लिए ये अकेला प्रश्न काफ़ी था, जो कि 5 मई वाले पेपर के अंदर हमें देखने को मिला। 5 मई 2022 ग्रुप डी में एक ऐसा प्रश्न आया जो टॉपिक शायद ही आप में से किन्हीं बच्चों ने पढ़ा होगा, या आधे से ज़्यादा 90% लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा एग्ज़ाम में जब ये प्रश्न आया होगा कि ये क्या ही आ गया भैया, देखा ही नहीं आज तक जीवन में। ये प्रश्न संबंधित है इनपुट आउटपुट से जी हाँ, ये एक बैंक का टॉपिक है, लेकिन पिछली बार बहुत सारा ऐसा झोलझाल हुआ जो सिलेबस से बाहर से रिलेटेड जो चीज़ें थी ना, वो भी हमें एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई। उनमें से एक टॉपिक था इनपुट आउटपुट, इसके अलावा कंडीशनल कोडिंग, उसके अलावा बाइनरी ऑपरेशंस। ये सारे टॉपिक्स पहली बार दोस्तों हमें बिना सिलेबस के एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिले थे। इसीलिए मैं आपसे पता है क्या कहता हूँ कि ज़िंदगी में पढ़ना है ना तो पूरा पढ़ लो एक बार। दुनिया भर की जितनी भी रीजनिंग है ना, जितने भी 50 टॉपिक्स हैं, 1-1.5 महीने में पढ़ के रिकॉर्डेड बेस से ख़त्म कर लो और उसके बाद फिर एग्ज़ाम देने बैठो, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये ना रहे कि नहीं यार ये चीज़ नहीं आ गई, हमने पढ़ी नहीं थी। ठीक है मेरे भाई, चलो देखते हैं इधर देखिएगा इधर, करेक्ट है, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हमें एक इनपुट दे रखा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट होता क्या है। भैया ऑब्वियस सी बात है, आप कैलकुलेटर में 2 दबाते हो, फिर प्लस दबाते हो, फिर 4 दबाते हो, यानी 2 + 4 आप दबाते हो तो आपको एक फिक्स आउटपुट मिलेगा। मान लीजिए आपने 2 + 4 दबाया, आपको क्या मिलेगा, 6। यानी अगर मुझे एक फिक्स इनपुट दिया हो तो मुझे एक आउटपुट भी फिक्स मिलेगा। मान लीजिए मैंने 9 / 3 दबाया, तो फिर क्या होगा, मेरे को 3 मिलेगा। यानी ये 100% श्योर है, इनपुट अगर फिक्स है तो आउटपुट भी फिक्स होगा। करेक्ट है, इनपुट अगर दिया है तो मैं आउटपुट निकाल सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 10 है, 10 को मैं 2 से गुणा कर दूँ, मैंने को अगर एक फिक्स इनपुट दिया है तो मैं एक फिक्स आउटपुट 20 निकाल पाऊँगा। सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, जल्दी से बता दो फटाफट से, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई साहब मैंने तुम्हें इस बार 20 दे दिया है, यानी कि मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हें आउटपुट दे दिया है और अब तुम निकालो इनपुट, तो क्या आप इनपुट ज्ञात कर सकते हो। मैंने बोला कि नहीं आउटपुट 20 है, तो तुम कहोगे कि सर अगर आउटपुट 20 है तो इनपुट निकालने के तो 500 तरीके हो सकते हैं। सर 20 - 1 + 1 अगर कर दूं तो भी 20 आएगा। सर 10 × 2 कर दूंगा तो भी 20 आएगा। सही है। सर 5 × 4 कर दूंगा तो भी 20 आएगा। कहाँ दिक्कत आ रही। सर 15 + 5 कर दूंगा तो भी 20 बना सकता हूँ। सर 25 - 5 कर दूं तो भी मैं 20 बना सकता हूँ। अरे भैया अगर इनपुट दिया होता तो एक फिक्स आउटपुट मिलता, परंतु अगर आउटपुट तुमने फिक्स कर दिया तो इनपुट तो 1000 तरीके के हो सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट का सबसे पहला रूल ही ये होता है कि हम इनपुट से आउटपुट की तरफ जा सकते हैं, परंतु आउटपुट से इनपुट नहीं बना सकते, यानी हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो पहला प्रश्न अगर कभी भी तुम्हारे पास में ऐसा आ जाए, मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टेप्स दे रखी है ना, तो ये इनपुट की फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और अगर आपसे पूछे कि भैया फोर्थ स्टेप दे रखी है और तुमसे पूछ ले सेकंड स्टेप निकालो, तो हम एक तरीके से कहाँ से जा रहे हैं, आउटपुट से इनपुट की तरफ जा रहे हैं।
तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हम निर्धारित नहीं कर सकते। हम आउटपुट से इनपुट की तरफ नहीं जा सकते। हाँ, इनपुट से आउटपुट की तरफ जा सकते हैं। दूसरी स्टेप के बाद हम तीसरी स्टेप पे जा सकते हैं, तीसरी स्टेप के बाद हम चौथी स्टेप